गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल इशू था कल की क्लास के लिए। एप्लीकेशन में थोड़े से अपडेट हुए नए। बहुत गुड न्यूज़ है कि पोल का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने बहुत पहले हमारे साथ अनअकैडमी पे क्लास ली होगी तो आपको याद होगा कि अनअकैडमी पे हम जो क्लासेस करते थे उसमें पोल्स आते थे, यानी कि अपन अब चलती हुई क्लास में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बात करेंगे तो उसमें अपन पोल के थ्रू आंसर करने में सक्षम रहेंगे। ये एक अच्छा अपडेट है। इसी अपडेट की वजह से आपकी जो क्लासेस हैं वो कल नहीं हो पाई थी ना। अब हम देखेंगे आज जो हमारा कल का सेशन हुआ था उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और लाइव क्लास में यहाँ पे आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। बस एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूँ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे आज तो देखिए बिल्कुल सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट क्लास तक जो मैं बात कर चुका था आपके साथ में वो ये बात कर चुका था कि हम लोग गुप्त काल को पढ़ रहे थे। यकीन मानिए अगले 8 दिन में आपको क्रांतिकारी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। यहाँ पर पेपर 1 हमने एप्लीकेशंस में शुरू कर दिया है। पेपर 1 आप हिस्ट्री वाले जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं, नेट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने पेपर 2 का कोर्स नहीं ले रखा है, देन उसके बाद भी वो बच्चा पेपर 1 का कोर्स अगर खरीदना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर सकता है पेपर 1 के लिए भी। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे कि हम लोग कहां तक अपने सिलेबस में आगे बढ़ चुके थे। गुप्तकाल चल रहा था, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बेहतरीन तरीके से। देखिए गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे हम लोग। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा और आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। गुप्त काल में जो समाज की व्यवस्था थी वो क्या हुआ करती थी। डियर स्टूडेंट्स, गुप्त काल में सामाजिक संगठन का जो आधार था, सामाजिक संगठन का जो आधार था वो वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था क्या है आप जानते हो, 4 वर्ण। पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ण, ठीक है। दूसरा आपका हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया आपका वैश्य और चौथा हो गया आपका शूद्र। अब यहां पर एक चीज और नोट करने की है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था का आधार था वो तो क्या था, वर्ण मतलब सामाजिक संगठन का जो आधार था वो तो वर्ण व्यवस्था थी। ये जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर ना होकर जन्म पर आधारित थी। किस पर थी? जन्म पर आधारित थी। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में वो ये है कि ब्राह्मणों को आज भी समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ करता था। नोट डाल के आप लिखेंगे कि ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। समाज में जो सर्वोच्च स्थान था वो ब्राह्मण वर्ग को था। आप इस बात को इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि, जिसका मैंने अग्रहार नाम बताया था, इस काल में प्रोवाइड करवाई जाती थी राज्य के द्वारा। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सामाजिक संगठन का आधार वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, ना कि कर्म पर। कर्म पे आधारित कब थी? वो वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और इस काल तक आते आते तो लोगों को बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। अगला पॉइंट क्या था इस समय? नेक्स्ट नोट में आपको क्या लिखना है कि इस समय समाज में एक नई व्यवस्था
दिखाई देती है, दिखाई देती है। ठीक है, और वो जो नई व्यवस्था है उसको हम लोगों ने आपब्द धर्म की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? आपब्द धर्म की संज्ञा दी है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये आपब्द धर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? ठीक है, आपब्द धर्म का मतलब है कि समाज में संकट काल के समय किसी को भी अपना व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता थी। यानी कि अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट था, आपब्द धर्म समझेंगे सबसे पहले कि आपब्द धर्म क्या था। कि समाज में संकट काल की स्थिति में व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, अब ये जो व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन ये किस कॉन्सेप्ट पे थी इसको याद करेंगे हम लोग। ये बात स्मृति ग्रंथों में भी उल्लेखित है, स्मृति ग्रंथों में इस बात का उल्लेख आया है। क्या था ये एक्चुअली इस तरीके से था कि अगर समाज में 4 वर्ण हैं, यहां ब्राह्मण हो गए, यहां क्षत्रिय हो गए, यहां वैश्य हो गए और यहां शूद्र हो गए, तो आपातकालीन स्थिति में कोई भी वर्ण अपने से नीचे के सेगमेंट वाले व्यवसाय को अपना सकता है। जैसे ब्राह्मण आपातकालीन स्थिति में इनका व्यवसाय अपना सकते हैं, ये इनका व्यवसाय अपना सकते हैं, ये इनका व्यवसाय अपना सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता था कि नीचे की जो जातियां हैं या नीचे के जो वर्ण हैं वो अपने से ऊपर वाले वर्ण का व्यवसाय अपना लें, ऐसा नहीं था। जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा, अच्छा ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण केवल डायरेक्टली वैश्य क्षत्रिय का ही अपनाएगा, ब्राह्मणों के द्वारा वैश्यों का भी यहां पर उदाहरण दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा मृक्षकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, वो क्या था? व्यापार वाणिज्य करता था और जाति से क्या था? ब्राह्मण था। तो हम इस बात को एग्जाम्पल पे देंगे। मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम में ब्राह्मण के द्वारा व्यापार वाणिज्य दर्शाया गया है। मृक्षकटिकम में क्या किया गया है? मृक्षकटिकम का जो नायक था चारुदत्त, वो एक ब्राह्मण था, और उस ब्राह्मण ने क्या किया? वो ब्राह्मण क्या करता है भाई साहब? वो आपातकालीन स्थिति में क्या कर लेता है? अपने से नीचे के वर्ण का क्या अपना लेगा? व्यवसाय अपना लेगा। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, ये था वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट। शूद्रों को सैनिक वृत्ति अपनाने की छूट भी इस काल में दी गई थी। ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा क्या किया गया था? व्यापार वाणिज्य की और सैनिक वृत्ति अपनाने की छुट्टी थी, यानी कि छूट हुआ करती थी। इधर इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और इसमें काम कर रहा था। वो क्या था कि शूद्रों को क्या किया गया? व्यापारी, कारीगर व कृषक बनने की अनुमति स्पेशली इस काल में दे दी गई थी। यानी कि यही आपद धर्म की व्यवस्था थी। यानी व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने व्यापार को संकट काल की स्थिति में किसी दूसरे वर्ण के व्यापार से जोड़ करके रख सकता है। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं आगे। चलिए, हाँ, शूद्रों को इस काल में व्यापार, सैनिक वृत्ति एवं कृषि कर्म करने की अनुमति प्रदान की गई थी। कृषि कर्म कर सकता है शूद्र व्यक्ति। इस तरह इस काल में शूद्रों की जो आर्थिक दशा है उसमें क्या दिखाई देगा आपको? सुधार दिखाई देगा। यानी कि शूद्र, तो शूद्रों की आर्थिक दशा इस काल में सुधार दिखाई देता है। ये परिवर्तन की जो लहर है वो एक दिन में नहीं आती। ये जो कॉन्सेप्ट था
ये कंसेप्ट मौर्य काल से ही चला आ रहा था। एक्चुअली शूद्रों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आर्यों की संज्ञा दी है, आर्य शूद्र कहा है, और कौटिल्य ने जो मौर्य काल में जो समाज था उसमें भी शूद्रों को एक विशेष स्थान दिया हुआ था। और इसके अलावा इन शूद्रों को क्या मिल गया इस काल में? शूद्रों को इस काल में रामायण एवं महाभारत, यानी शूद्रों को इस काल में रामायण, महाभारत और महाभारत के अलावा पुराणों की भी इसको हक दिया गया एवं पुराणों को सुनने का अधिकार मिला। तो आप देख सकते हैं कि शूद्रों की दशा में इस काल में क्या होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। इनको इस तरीके के क्या मिल गए, यहां पर कुछ अधिकार मिल गए थे। वैश्य वर्ग के कर्म जो थे यहां पर, वो कृषि व व्यवसाय थे। कृषि व व्यवसाय थे। वैश्य वर्ग के जो कर्म थे वो कृषि और व्यवसाय हुआ करते थे। ब्राह्मणों व क्षत्रियों के अलावा इनको भी से मतलब वैश्यों को, इनको भी उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन आदि करने की छूट यहां पर दी गई थी। उपनयन संस्कार की छूट थी, वेदाध्ययन करने की छूट यहां पर दी गई थी। किनको? वैश्यों को। हाँ, इसके अलावा इन्हें नोट डाल के लिखना है ये बात, मांस, लोहा, चमड़ा, इन्हें जो वैश्य हैं इन्हें मांस, लोहा, चमड़ा एवं मद्य यानी कि शराब की बात कर रहा है, आदि बेचना निषिद्ध था। यानी कि ये चीजें आपको देखनी होंगी। इन्हें मांस नहीं बेचना है, लोहा नहीं बेचना है, व्यापार आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शराब आदि नहीं बेचनी है आपको, ये सारे काम नहीं करने। तो ये चीजें आपको यहां पे समझनी है। वर्ण व्यवस्था का सबसे घृणित पक्ष इस काल में दिखाई देता है। उदय हुआ। अब वो क्या था सबसे घृणित पक्ष? छुआछूत एवं अस्पृश्यता। इन दोनों चीजों की शुरुआत होती है इस काल में। शुरुआत दिखाई देती है, यानी कि निम्न जातियों के प्रति आज भी हमारी जो भावनाएं हैं उस तरीके की बातें यहां पे हो रही है, ठीक है। यस, नमस्कार मनीता जी, आप लाइव क्लास लेने का प्रयास करिए। मैं लाइव क्लास में अकेला लगा रहता हूँ, आप लोग आते ही नहीं है, फिर कहते हैं सर लाइव क्लास नहीं होती, क्लास नहीं लेते। तो आया करिए इसमें, ठीक है। इसमें सबसे निम्न स्थिति चांडालों की थी। इसमें सबसे निम्न स्थिति किसकी थी? चांडालों की थी। क्यों? क्योंकि इन्हें
शूद्रों से भी निम्नतर माना गया है। चांडाल जो थे वो शूद्रों से भी नीचे की कैटेगरी में आते थे, तो शूद्रों से भी निम्न किसको माना गया? चांडालों को माना गया। और चांडालों का उल्लेख फायान के द्वारा भी किया गया है। चांडालों का उल्लेख फायान के द्वारा भी किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस काल में आपको दिखाई देती हैं। इनका जो पेशा था इस काल में, ठीक है, वो वधिक अर्थात मांस बेचना या मछली पकड़ना या शिकार करना हुआ करता था। चांडालों का पेशा इस काल में मांस बेचना, जिसके लिए वधिक शब्द आया है, ठीक है, हाँ, शिकार करना एवं मछली पकड़ना हुआ करता था। क्या होता था? या तो ये मांस बेचेंगे या मछली पकड़ेंगे या फिर ये शिकार करेंगे। और ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग गांव के बाहर रहते थे। जब भी नगर में प्रवेश करते थे तो इनको ढोल नगाड़े बजाते हुए आना पड़ता था कि भैया हम आ रहे हैं, ताकि बाहर वाले लोग इनसे टच ना हो, सब लोग क्या हो जाए, दूर हट जाए। इस बात का उल्लेख मृक्षकटिकम नामक जो नाट्य ग्रंथ है आपको उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? मछली पकड़ना, मांस बेचना, शिकार करना चांडालों का पेशा हुआ करता था। चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। जब भी ये नगर में आते थे या नगर में प्रवेश करते थे तो इनको ढोल पीटते हुए आना पड़ता था। कैसे आना पड़ता था? ढोल पीटते हुए आना पड़ता था, ताकि लोग इनसे दूर रहें, ताकि लोग इनसे दूर रहें, ताकि लोग इनसे क्या करें? दूर रहें। इस बात का उल्लेख मृक्षकटिकम में मिलता है। मृक्षकटिकम में इस बात का उल्लेख मिल जाता है। पुक्कस नामक एक जनजाति थी। यह चांडालों के अलावा अन्य अस्पृश्य जाति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुक्कस क्या था? यानी कि इस काल में पुक्कस नाम के जो लोग थे वो चांडालों के अलावा एक अस्पृश्य जाति में आते थे। ये लोग भी हुआ करते थे। यहां पे कायस्थ वर्ग भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, हाँ, कायस्थ वर्ग का उदय भी इस काल में हुआ। मैं आपको बता चुका हूं इसके लिए याज्ञवल्क्य स्मृति और ओशनम स्मृति, ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। एक जाति के रूप में ओशनम स्मृति में मिलता है इनका प्रथम उल्लेख, ठीक है, और प्रथम उल्लेख कायस्थ का किस में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थ कौन थे? एक तरीके से ये
लिपिक वर्ग में आते थे। किस में आते थे? लिपिक वर्ग में आते थे। कायस्थ किस में आते थे? लिपिक वर्ग में आते थे। ये याद रखना है आपको। ये मैं बता चुका हूं पहले आपको। और गुप्त काल तक इन कायस्थों की स्थिति क्या थी? गुप्त काल तक कायस्थ एक वर्ग के रूप में थे, लेकिन बाद में यह स्वतंत्र जाति के रूप में प्रसिद्ध हुए। कैसे प्रसिद्ध हुए? एक पर्टिकुलर एक स्वतंत्र जाति बन गई, इनकी स्वतंत्र जाति के रूप में डेवलप हो जाते हैं। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक दयनीय हो गई। कैसी हो गई? महिलाओं की जो स्थिति थी वो गुप्त काल में पूर्व के कालों की अपेक्षा क्या हो जाती है? अधिक दयनीय हो जाती है। कई कुरीतियां आई, जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, देवदासी प्रथा, ये व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। कई कुरीतियां जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, देवदासी प्रथा आदि कुरीतियां प्रचलित हुई। ऐसा नहीं था कि केवल यही चीज थी, यानी कि पर्दा प्रथा, बहुपत्नी, सती प्रथा, आपका देवदासी प्रथा प्रचलित हुई। उच्च वर्ग की या संभ्रांत ग्रहों की जो महिलाएं हुआ करती थी उनको तो पावर भी थी। जैसे मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमार देवी, वो क्या करती थी? अपने पति के साथ शासन में हिस्सा लेती थी। तो ऐसा नहीं था, यानी कि महिलाओं की वो स्थिति भी दिखाई देती, लेकिन महिलाओं की काउंटिंग किससे करेंगे, सवाल ये उठता है। महिलाओं की जो काउंटिंग होगी वो तो एक नॉर्मली जो जनरेशन है अपनी उसी से हो पाएगी। तो यहाँ पे इनके साथ में क्या होता है? ऐसी स्थिति आ जाती है। और इस काल में जो सती प्रथा थी वो बेसिकली, सती प्रथा की अगर हम बात करें, सती प्रथा इस काल में विशेष रूप से सैनिक जातियों में थी। कहां पर थी? सैनिक जातियों में थी। हम बात करें सती प्रथा के प्रथम उल्लेख की, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो कि एक अभिलेखीय साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य है? इसकी बात भी मैं पहले कर चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं। अभिलेखीय साक्ष्य है। अब अभिलेखीय साक्ष्य में एरन अभिलेख जो है वो 510 ईस्वी का आपको दिखाई देता है। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य है, और अभिलेखीय साक्ष्य में क्या लिखना है आपको? एरन अभिलेख लिखना है, जो कि 510 ईस्वी का है। गोपराज नामक सेनापति के स्त्री के सती होने की पुष्टि करता है।
सती होने की पुष्टि करता है। गोपराज नामक एक व्यक्ति था, सेनापति था, भानुगुप्त का सेनापति था ये। उसकी महिला जो है, उसकी पत्नी जो है वो सती हुई थी इसके लिए, तो इसका ऐरण अभिलेख एक अभिलेख के साक्ष्य हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को। और विशेष तौर पर सती प्रथा किन में विद्वान हुआ करती थी? ये सैनिक जनजातियों में ही विद्वान हुआ करती थी। बहुपत्नी का उल्लेख मिलता है कामसूत्र और घटोत्कच गुफा अभिलेख जो है उन दोनों में दिखाई देगा आपको। जो मैंने बताया बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख कहां कहां मिलेगा? एक तो कामसूत्र में मिलता है, ये ग्रंथ था, काम को लेकर के बनाया गया था, कामसूत्र ग्रंथ था, वात्स्यायन ने लिखा था, एवं घटोत्कच अभिलेख में। ठीक है, दो जगह आपको क्या मिलता है? ये चीजें दिखाई देती हैं। गुप्तकालीन समाज में वैश्यावृत्ति भी प्रचलित हुआ करती थी। ठीक है, हाँ। गुप्तकालीन समाज में वेश्यावृत्ति, गुप्तकालीन समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। गुप्तकालीन समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित हुआ करती थी। इसका मुद्रा राक्षस और मृच्छकटिकम में उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस एवं मृच्छकटिकम, इन दोनों ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहां मिलेगा? मृच्छकटिकम में उल्लेख मिलता है और मुद्रा राक्षस में भी उल्लेख मिलता है। किसके लिए उल्लेख मिलता है? कि यहां पर वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। इसके अलावा कामसूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? गणिकाओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी कि गणिका वो होती थी, मैंने मौर्योत्तर काल में आपको पढ़ाया, जो 64 कलाओं में निपुण होती थी। वेश्यावृत्ति के अलावा नृत्य गान और मनोरंजन करना भी इस महिला का उद्देश्य होता था। राज्य के द्वारा मौर्य काल में तो इन पे पैसे लगाए जाते थे, मौर्य काल में मैंने बताया था, और यहां पर आकर के आपको इसके बारे में कुछ इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी। एक विशेष नोट, कुल स्त्री, कहीं कहीं इसको फुल स्त्री भी कहा जाता है, बाकी कुल स्त्री सही है। कुल स्त्री एक बढ़िया शब्द है। ये गणिकाओं से अलग होती थी। थोड़ी सी सिमिलरिटी तो आप मान सकते हैं, गणिकाओं से अलग होती थी। ऐसे ही प्रश्न नेट में फंसते हैं, याद रखना कि डायरेक्टली शब्द दे दिया आपको कुल स्त्री के बारे में, तो कुल स्त्री जो है वो गणिकाओं से अलग थी। इनसे एक उम्मीद की जाती थी, क्या? इनसे शालीन एवं गंभीर व्यवहार की उपेक्षा की जाती थी, अपेक्षा की जाती थी।
जबकि स्वच्छंद रूप से यानी कि अपनी मन मर्जी से काम कर सकता था कौन? गणिकाएं। गणिकाओं को आप गणिकाओं के बिहेव से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। गणिकाएं जबकि स्वच्छंद हुआ करती थी, जबकि गणिकाएं स्वच्छंद हुआ करती थी। गणिकाएं कैसी होती थी? स्वच्छंद होती थी, स्वतंत्र होती थी, उन पर किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं होता था। और एक हमने बात की थी पर्दा प्रथा, तो समाज में प्रचलित थी। एक देवदासी प्रथा की बात और होती है। तो देवदासी प्रथा का जो उल्लेख मिलता है आपको, देवदासी प्रथा का उल्लेख कालिदास के नाटक कालिदास के मेघदूत, ठीक है, जो मेघदूत है कालिदास का, उसमें आपको क्या मिल जाता है? मेघदूतम में प्राप्त होता है। ये कहानी गुप्त काल में महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो गुप्त काल में देवदासी प्रथा का जो उल्लेख दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? कालिदास के मेघदूतम में दिखाई देता है। विधवा विवाह था या पुनर्विवाह की स्थिति क्या थी वो स्पष्ट नहीं है। कारण क्या था कि बृहस्पति स्मृति में इनको निषेध बताया गया है। विधवा विवाह एवं पुनर्विवाह की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कारण क्या है कि इसको बृहस्पति स्मृति में बृहस्पति स्मृति में इनको निषेध किया गया है, निषेध बताया गया है। अब वास्तविक तौर पे क्या कंडीशन थी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बात याद रखनी है आपको। इसके अलावा अभी देखो हम लोग एक नया बहुत अच्छा प्लान लेके आ रहे हैं आपके लिए। यूट्यूब पे मैं वापस क्लासेस लेके आ रहा हूँ, और कल है सोमवार, कल से वो क्लासेस यूट्यूब पे आपको रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। डेली आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है भाई। इसमें और आप उदाहरण दे सकते हो उज्जैन के महाकाल मंदिर का। उज्जैन के महाकाल मंदिर का उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियां नृत्य करती थीं। ये एग्जाम्पल यहां पे आप सेट कर सकते हो। फिर हम आगे बात कर रहे थे, इनको क्या बताया है? निषेध बताया गया है। जबकि इसमें क्या बताया गया है, यानी कि इसमें बृहस्पति स्मृति में तो इनको निषेध बताया गया है, जबकि अमरकोश जो ग्रंथ था, अमर सिंह ने जिसकी रचना की थी, जबकि अमरकोश के अनुसार इनके लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम ये नहीं कह सकते कि क्या था, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कि जो स्थिति थी वो कैसी थी, वो स्पष्ट नहीं होती थी। और नारद स्मृति की बात करें तो नारद स्मृति में भी इस तरीके का कंसेप्ट मिलता है, यानी कि पुनर्भू शब्द का प्रयोग मिलता है। तो यह संभव भी हो सकती है ना, तो यह संभव भी हो सकता है। वही नारद स्मृति में यह बताया गया कि 5 परिस्थितियों में विधवा विवाह किया जा सकता है, 5 परिस्थितियों में पुनर्विवाह किया जा सकता है, ठीक है। वहीं नारद स्मृति में 5 परिस्थितियों में यह संभव है।
तो नारद स्मृति में, अमरकोश में, और एक क्या हो जाएगा आपका बृहस्पति स्मृति में। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब जो पर्दा प्रथा है, अनुगुंठन शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ है? इसके लिए अनुगुंठन शब्द का प्रयोग हुआ है, और ये कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी वो पर्दा रखती थी। पर्दा प्रथा यानी कि कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए था। कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी उनके लिए पर्दा प्रथा अनिवार्य थी। और उच्च वर्ग की शिक्षाओं में इसके अलावा किसका शिक्षा का भी प्रचलन हुआ करता था? उच्च वर्ग की स्त्रियों में शिक्षा का प्रचलन भी था। उच्च वर्ग की महिलाओं में शिक्षा का प्रचलन भी हुआ करता था। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अमरकोश में इसके बारे में जानकारी मिलती है, और अमरकोश में इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है कि अध्यापन में लगी स्त्रियों के लिए उपाध्याया और आचार्य शब्द प्रयोग हुए हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, अमरकोश में वर्णित है कि अध्यापन में लगी स्त्रियों के लिए उपाध्याया एवं आचार्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं। क्या क्या शब्द प्रयुक्त हुए? उपाध्याय एवं आचार्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। किन के लिए प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है जो महिलाएं अध्यापन कार्य में लगी रहती थी। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता कहा गया है। अनुसुईया को क्या कहा है? इतिहास का ज्ञाता कहा है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अर्थात हम एक बात कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो महिलाओं की स्थिति है, उस स्थिति में वैश्य तथा शूद्र वर्ग की जो महिलाएं थी, वैश्य तथा शूद्र वर्ग की जो महिलाएं थी, उनको उच्च वर्ग की महिलाओं की तुलना में जीवन यापन करने की जो स्वतंत्रता है वो अधिक हुआ करती थी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप ये बात निकालेंगे, अर्थात गुप्त काल में वैश्य एवं शूद्र वर्ण की महिलाओं को उच्च वर्ण की
महिलाओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता थी। भाई आप बताओ, कुलीन घर की महिलाएं पर्दा करेंगी, बाकी की महिलाएं पर्दा नहीं करेंगी, तो हम लोग ये बात मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बताओ भाई, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कुलीन वर्ग की महिलाओं में कम स्वतंत्रता थी, कम फ्रीडम था। तो ये जो बात हमने की अभी, ये की हमने किस पे? गुप्तकालीन हमारी सामाजिक स्थिति पर। अब सामाजिक स्थिति जो हमारी गुप्त काल की थी, इसके अलावा हमारी इसमें कुछ चीजें और भी बची हैं अभी, जिन पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे एक साथ ही। आज इसको कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा मेरा। बस आप लोगों से एक ही है कि आप लोग जो है थोड़ा सा लाइव क्लास में आ जाया करें, तो थोड़ा मेरे को क्या है, मोटिवेशन मिल जाए। भाई मैं भी अब क्लास ले रहा हूं, तो आपको क्या करना है, लाइव क्लास में तो आना ही है कम से कम, ठीक है ना? हाँ, तो रेगुलर प्रयास करो। शाम को आपके पास घंटे आधे घंटे की कहानी अलग होती है। उस कहानी के आधार पे क्या होता है कि लाइव क्लास में जब आप पढ़ते हो तो ठीक रहता है सिस्टम, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको मान के चलनी है। अब मैं बात करूंगा गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के साथ साथ में गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति को लेकर के। इस काल में ब्राह्मण धर्म जो था, उसका पुनरुत्थान हुआ था। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल कहा जाएगा इसको। अब बात करते हैं अगला कंसेप्ट लेकर के, और ये कंसेप्ट क्या रहेगा हमारा? गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति पे चर्चाएं करेंगे। तो साथियों, इस काल में ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। वो ब्राह्मण धर्म जो वैदिक काल के बाद दबता हुआ चला गया, बौद्ध और जैन की महानता आ गई। मौर्यों ने भी बौद्धों को प्रश्रय दिया हुआ था, मौर्योत्तर काल में भी। और अब हम आगे बात करते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय आगे तक भी चलते रहे। ये जो धर्म था, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, इसने अपना अस्तित्व कभी नहीं खोया, लेकिन पुनरुत्थान जरूर होता है, क्योंकि अपलाइन डिक्लाइन सबका आता है। तो इसका कुछ टाइम के लिए डिक्लाइन हुआ, बाद में इसने क्या किया, अपना जो है पुनरुत्थान किया ना। कैसे? इस काल में हिंदू धर्म में तीन महत्वपूर्ण जो है पक्ष विकसित हुए थे। पुनरुत्थान हुआ क्योंकि इस काल में हिंदू धर्म में तीन महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। तीन महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। अब वो तीन महत्वपूर्ण पक्ष क्या थे? पहला पक्ष इसमें हुआ करता था कि मूर्ति जो है, अब वो उपासना का केंद्र बन गई। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। ठीक है भाई। दूसरा जो कंसेप्ट दिखाई देगा आपको इसमें, वो क्या दिखाई देता है कि अब यज्ञ का स्थान, अब यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। यानी भक्ति जैसी चीजें आगे जाके आपको दिखाई देंगी, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। तभी तो शंकराचार्य जैसे विद्वान जो है समाज में प्रभावी दिखाई देंगे आपको। ले लिया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि व्यक्तिगत ईश्वर की प्रार्थना पर बल दिया जाने लगा। व्यक्तिगत ईश्वर की प्रार्थना पर बल दिया जाने लगा। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स की बदौलत, जिन पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ, हिंदू धर्म का इस काल में पुनरुत्थान दिखाई देता है। इस काल में हिंदू धर्म को दो मुख्य संप्रदायों में आप लोग देख सकते हैं। एक तो था वैष्णव धर्म का और एक था शैव संप्रदाय। इस काल में
इस धर्म के दो मुख्य संप्रदाय दिखाई देते हैं। पहला वैष्णव संप्रदाय और दूसरा शैव संप्रदाय। क्या हो जाएगा? शैव संप्रदाय। पहला दिखाई देगा वैष्णव संप्रदाय और दूसरा दिखाई देगा शैव संप्रदाय। अब जो वैष्णव संप्रदाय था वो क्या था? वैष्णव संप्रदाय यानी कि ये जो था, यानी कि एक भागवत धर्म था एक तरीके से, ठीक है, भागवत धर्म, ठीक है। और ये भी, अब ये शैव धर्म था। इनको क्या हुआ? गुप्त राजाओं का आश्रय मिला, का संरक्षण प्राप्त हुआ। हालांकि ये शासक धार्मिक सहिष्णु थे, गुप्त, और इन्होंने दूसरे शासकों के बारे में, मतलब सॉरी, दूसरे व्यक्तियों के धर्म के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन राज्य धर्म की बात करें तो राज्य धर्म किसको बनाया गया? भागवत धर्म को और वैष्णव धर्म को बनाया। आप देख सकते हैं इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और इसके बाद अनेक गुप्त शासकों ने क्या किया था? अपने सिक्कों पर अपने नाम के आगे जो है ये शब्दावली खुदवाई थी, परम भागवत शब्दावली खुदवाई हुई थी। उदाहरण में लिख सकते हैं हम इस बात को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत उपाधि धारण की, बाद में अनेक गुप्त राजाओं द्वारा अपने सिक्कों पर इसे अंकित करवाया गया। तो ये इस बात का प्रमाण हो जाता है कि जो राज्य धर्म था वो क्या हुआ करता था? वो वैष्णव धर्म हुआ करता था। राज्य धर्म की बात कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण हो जाता है, यानी कि विशेषण हो गया जो इन्होंने किया। भागवत धर्म के बारे में अगर बात करें, इस काल में भागवत धर्म की जानकारी देने वाले कुछ अभिलेख दिखाई देते हैं। भागवत धर्म की जानकारी देने वाले अभिलेख दिखाई देते हैं, जैसे कि भीतरी अभिलेख है, ठीक है, और ये जो है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। भीतरी अभिलेख कहां पड़ता है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। दूसरा जो है वो पड़ेगा आपका जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में पड़ेगा। और तीसरा जो है वो पड़ेगा आपका कहां? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या पड़ेगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त काल में ही आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे नारायण, संकर्षण तथा लक्ष्मी जैसे जो विशेषण थे, या लक्ष्मी जैसे अवैदिक
देवी देवताओं को वैष्णव धर्म का हिस्सा मान लिया गया। ये अवैदिक देवी देवता क्यों है? क्योंकि इनका वेदों में उल्लेख नहीं है, ये बात याद रखना। तो इनको मैंने क्या कहा, जैसे अवैदिक, लक्ष्मी जैसे अवैदिक देवी देवताओं को, अवैदिक बहुत अच्छा शब्द है, अवैदिक देवी देवताओं को, देवी देवताओं को क्या मान लिया गया? वैष्णव धर्म का हिस्सा बना दिया गया, वैष्णव धर्म का हिस्सा मान लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ के चलनी है। तो ऐसी चीजें आपको यहां पर दिखाई देती हैं। धार्मिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। शिव व विष्णु को एक साथ दिखाया गया, जिसे हरिहर कहा गया। ये बात भी आप लोग लिख सकते हो। इस काल में शिव व विष्णु को एक साथ दिखाया गया, जिसे नाम दिया गया हरि हर। तो हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव। हर हर महादेव बोलते नहीं बोलते, तो हरिहर की संकल्पना आ जाती है। किसकी संकल्पना आ जाती है? हरिहर की संकल्पना आ जाती है। ये चीज भी इस काल में डेवलप होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। तो पूरे नोट्स आपको इतने बेहतरीन बन जाएंगे जब आप इनकी स्टडी करोगे, तो मजा आएगा आपको। आपको जब आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि सर वाकई में आपने मैं देरी से करा रहा हूँ, ये मुझे पता है। लाइव क्लास में आप लोग आते नहीं हो। कई लोग, एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे पे ब्लेम करते हैं इस बात का कि सर आप जल्दी कोर्स नहीं करा रहे। तो जल्दी कराने का मतलब ये है कि मैं इसमें एक डायरेक्टली अपन एक बात कर सकते हैं कि पीडीएफ से पढ़ाना एक अलग मैटर है। मैं आपको एक एक चीज फैक्चुअल लिखा रहा हूं, आपको समझिए, आप डिस्कस करिए मेरे साथ, जुड़िए लाइव क्लास में। नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में। अब मेरा क्या है, ऑफलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा सा टाइम फिक्स नहीं होता लाइव का। कभी मैं 7 बजे ले लेता हूँ, 8 बजे। आज संडे था, पूरे दिन से प्लान की हुई थी कि क्लास लूंगा मैं टाइम से, लेकिन लेने के लिए मुझे देखो शाम के अप्रोक्स अभी कितने 7 बज गए थे। तो अब 7 बजे, पौने 7 बजे क्लास स्टार्ट की थी। तो ये कहानी यहाँ दिखाएगी। दशरथ सिंह जी, वेलकम आपका। क्या मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास क्लियर आ रही है? और शायद कल ही आप लोग हमारे इस कोर्स में जुड़े हुए हैं। अगर कोई कंप्लेंट है आपकी या कोई बातचीत आपको करनी है तो आप मुझसे यहाँ लाइव क्लास में कर सकते हैं। और अभी ये क्लास लाइव चल रही है, आप इसको देख रहे हैं। तो इस काल में क्या दिखाई देता है आपको? शिव और विष्णु को एक साथ दिखाया गया, जिसमें हरिहर की संकल्पना भी इस काल में क्या आ जाती है? प्रकट हो जाती है। और ये क्या दिखाई देता है? ये हरि और हर यानी कि विष्णु और शिव यानी वैष्णव और शैव धर्म का एक आपसी सामंजस्य का प्रतीक माना गया है। इसको क्या माना गया? वैष्णव एवं शैव धर्म के आपसी सामंजस्य का प्रतीक। तो वैष्णव एवं शैव धर्म के दोनों का प्रतीक माना गया इसको। हरिहर किसका प्रतीक है? हरिहर वैष्णव धर्म का भी प्रतीक है। हरिहर किसका प्रतीक है? हरिहर शैव धर्म का भी प्रतीक है। तो ये संकल्पना इस काल में आती है। कारण क्या था कि गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णु होने के कारण, गुप्त शासकों के धार्मिक सहिष्णु होने के कारण इस काल में शैव धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। इस काल में शैव धर्म का क्या होता है? व्यापक प्रसार होता है। कारण क्या था कि ये धार्मिक सहिष्णु शासक हुए थे। अनेक शैव मंदिरों का निर्माण हुआ, अनेक शैव मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेक शैव मंदिरों का भी यहां पर निर्माण होता है। मुखलिंग स्थापित हुए,
तथा साथ ही शिव और पार्वती दोनों को यहां पर दर्शाया गया। संयुक्त रूप से शिव और पार्वती की जो मूर्तियां थी वो बनी और शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति को अर्धनारीश्वर कहा गया। ठीक है, हाँ, साथ ही शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां भी इस काल में दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देता है? इस काल में संयुक्त रूप से शिव एवं पार्वती की मूर्तियां भी आपको दिखाई देती हैं, बनने लगी थी। और इसी काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा भी धारण हुई थी। ठीक है, हाँ, इसी काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा भी विकसित हुई। त्रिमूर्ति का मतलब क्या हो गया यहां पर? यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जन्म देने वाला, पालने वाला और समाप्त यानी नष्ट करने वाला। इस सृष्टि को जन्म देने वाला किसको माना गया? ब्रह्मा जी को। इस सृष्टि को पालने वाला, पालन करता, यानी कि इसको या क्या कह सकते हैं? सृष्टि निर्माता इसको कह सकते हैं, पालन करता इसको कह सकते हैं, संहार करता। ये संकल्पना हुई और इनकी पूजा जो है यहां पर आरंभ होती है। इस काल में इनकी पूजा प्रारंभ हुई। इस काल में क्या होता है? इनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। ये चीज भी हमें दिखाई देती है। और धीरे धीरे आगे चल के क्या हुआ? शैव धर्म जो था यहाँ पे बढ़ तो रहा ही था, ये इसका अनेक संप्रदायों में इसका विभाजन हो गया आगे चल करके। इसमें से अगर हम ऑथेंटिक बात करें तो वामन पुराण जो मिलता है आपको, उस वामन पुराण में 4 प्रमुख शैव संप्रदायों के बारे में बात की गई है। तो हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से थे। गुप्त काल में शैव संप्रदाय के शैव धर्म के शैव धर्म का विभाजन अनेक संप्रदायों में हुआ। जिनमें से वामन पुराण की अगर हम बात करते हैं तो वामन पुराण के अनुसार 4 प्रमुख संप्रदाय हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। वामन पुराण के अनुसार 4 प्रमुख शैव संप्रदाय। अब ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अपने आप में ये डायरेक्टली शैव संप्रदाय हो जाएगा, शैव संप्रदाय। ठीक है, शैव के अलावा एक हो जाएगा आपका कापालिक, एक हो जाएगा आपका पाशुपत और एक हो जाएगा आपका 4th नंबर पे कालामुख। शैव धर्म तो ओरिजिनल था ही, जो ऊपर से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, पाशुपत जो सॉरी कापालिक जो संप्रदाय था वो भैरव था, इसके प्रवर्तक भैरव थे। ठीक है, हाँ, पाशुपत जो संप्रदाय था उसके प्रवर्तक लकुलीस थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, लकुलीस थे। और ये जो कालामुख संप्रदाय है एक बहुत ज्यादा अतिमार्गी संप्रदाय माना गया है। कैसा माना गया? अतिमार्गी संप्रदाय माना गया है। अब इनकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि आप एक नेट का एग्जाम अलग लेवल से, मतलब एक एंट्रेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो,
तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप क्वेश्चन मतलब एग्जाम देने के लिए जाओगे तब इनकी डिटेल भी आपको पढ़नी होगी। पाशुपत में क्या होता है, कालामुख में क्या होता है, कापालिक में क्या होता है। तो ये अतिमार्गी संप्रदाय था। कैसा संप्रदाय था? ये एक अतिमार्गी संप्रदाय हुआ करता था। तो शैव धर्म की ये स्थिति हमें इस काल में दिखाई देती है। शैव धर्म की ये वाली स्थिति आपको समझ के चलनी है। ये धार्मिक स्थिति थी। तो दो तरीके से हमने सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति दोनों पे ही बात कर ली। अब धार्मिक स्थिति के बाद में यानी कि वैष्णव शैव धर्म दोनों को ही प्रश्न मिला हुआ था। वैष्णव धर्म क्या था? राजकीय धर्म बन गया था और शैव धर्म की कंडीशन ये हुआ करती थी। इसके बाद बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के कि गुप्त काल में आर्थिक स्थिति क्या थी। अगला बिंदु हमारा रहेगा गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और अब किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। गुप्त राजाओं का काल आर्थिक दृष्टि से सुख, समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना गया है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहते हैं। क्या कहा गया है? गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है। इस काल में कृषि जो है वो लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी। इस काल में कृषि जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करती थी। मुख्य व्यवसाय क्या होता था? कृषि हो जाती थी। कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो कृषि इस काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय थी, खेतीबाड़ी करना। यहीं से राजस्व भी आता था। और कृषि जो है वो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी, बजाय सिंचाई के साधनों के। अधिकांशतः किस पर निर्भर थी? वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी। खेतीबाड़ी की बात करेंगे। खेतीबाड़ी जो है वो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर किया करती थी। बृहद संहिता के अनुसार, बृहद संहिता में 3 प्रकार की कृषि या फिर फसलों की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी हैं? बात कर लेते हैं। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? बृहद संहिता की। बृहद संहिता में क्या मिलता है? 3 प्रकार की यानी 3 फसलों की जानकारी मिलती है। जबकि इत्सिंग के अनुसार अगर देखा जाए, इत्सिंग के अनुसार चावल एवं जौ इस काल की प्रमुख फसल थी। इस काल की प्रमुख फसल क्या हुआ करती थी? इत्सिंग इसके बारे में बात करते हैं तो इत्सिंग कहता है कि चावल और जौ जो है वो एक प्रमुख फसल हुआ करती थी। जबकि कालिदास के बारे में बात करें तो उसने ईख और धान की खेती का भी उल्लेख किया है साथ में। कालिदास की बात करें तो कालिदास क्या कहता है?
जबकि कालिदास ने ईख एवं धान की खेती का उल्लेख किया है। किस किस का उल्लेख कर रहा है? कालिदास कर रहा है ईख का और धान का। ठीक है, इत्सिंग कह रहा है चावल और जौ। बृहत संहिता में 3 फसलों की बात कर रहा है। आर्थिक जो उपयोगिता थी उसके आधार पर भूमि का वर्गीकरण भी कर रखा गया था। आर्थिक जो उपयोगिता का मतलब जो खेतीबाड़ी जिस तरीके से यूजेस में ली जाती थी उस तरीके की बातें हो रही है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का जो वर्गीकरण था, उस भूमि के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा हुआ था। कितने भागों में बांटा हुआ था? 5 भागों में बांटा हुआ था। अभी बात कर लेते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। यस, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था, यानी कि भूमि की आर्थिक उपयोगिता के आधार पर पांच भागों में बांट रखा था। भूमि को आर्थिक उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांट रखा था। 5 भाग कौन कौन से थे, हम बात कर लेते हैं यहीं पर उन 5 पार्ट की। देखिए, 5 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। पहली जो भूमि हुआ करती थी वो क्षेत्र कहलाती थी। क्या कहलाती थी? क्षेत्र। अब क्षेत्र जो भूमि थी वो खेती के लिए उपयुक्त हुआ करती थी। किसके लिए? खेती के लिए उपयुक्त। जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि है उसको क्या कहेंगे? क्षेत्र कहेंगे। वास्तु भूमि होती थी सेकंड, ये वास के लिए यानी निवास के लिए, वास के लिए उपयुक्त होती थी। तीसरे प्रकार की जो भूमि हुआ करती थी वो खिल होती थी। वो भूमि होती थी जो जोती नहीं जा सकती थी। खिल, जो जोती नहीं जा सकती थी। ठीक है, वहीं हम बात करें चौथे प्रकार की भूमि को लेकर के, तो वो अपृहत भूमि हुआ करती थी, जो जंगली भूमि हुआ करती थी। और पांचवी जो है वो चारागाह भूमि होती थी। तो एक तो होती थी अपृहत और एक होती थी चारागाह। ठीक है, ये तो जंगली भूमि हो गई और ये पशुओं के चारागाह के लिए होती थी। किन के लिए? पशुओं के चारागाह के लिए। ये पशुओं के चारागाह के लिए हुआ करती थी। अब इसके साथ देखो, मैंने बताया कि भूमि की आर्थिक उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा था। जबकि अब बात करें अमरकोश में भूमि के 12 प्रकार बताए हैं। ये बात भी आपको नोट डालनी है। जबकि अमरकोश में अमर सिंह ने लिखा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था, और उस अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि बताई गई है। कितने प्रकार की बताई गई है? 12 प्रकार की भूमि बताई गई है। तो ये भूमि का कॉन्सेप्ट था। गुप्त काल में जो जमीन हुआ करती थी उस पर क्या कहानी थी। इस समय जब भूमि की हम बात कर रहे हैं तो माप की इकाइयां भी जो भूमि से रिलेटेड थी वो भी प्रचलन में थी। गुप्त काल में भूमि माप की निम्न इकाइयां प्रचलित थी। ठीक है, निम्न इकाइयां प्रचलित हुआ करती थी। गुप्त काल में भूमि माप की निम्न इकाइयां प्रचलित हुआ करती थी। अब वो कौन कौन सी इकाइयां थी? पहली होती थी निवर्तन। ठीक है, दूसरे नंबर पे थी
द्रोण माप। तीसरे नंबर पे थी कुल्य माप, ठीक है। और एक चौथे नंबर पे और आएगी, इसमें चौथे नंबर की जो थी वो आड़वाप कही जाती थी। क्या कही जाती थी? आड़वाप कही जाती थी, आड़वाप। तो ये चार प्रकार के शब्द हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे एग्जाम में कि निवर्तन का अर्थ क्या है, कुल्यमाप का अर्थ क्या है, आड़वाप क्या है। तो ये गुप्त काल में प्रचलित भूमि को मापने की इकाइयां हुआ करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छोटे स्तर के जो कर वसूल करने वाले अधिकारी इस टाइम पर हुआ करते थे, वो क्या कहलाते थे? वो कर्णिक कहलाते थे। और सिंचाई के लिए रहट और अगरहट यानी अरहट जो शब्दावली मिलती है वो भी आपको इस काल में दिखाई देगी। यानी कि हम बात करेंगे नोट डाल के, छोटे स्तर पर कर वसूलने वाले अधिकारी कर्णिक कहलाते थे। छोटे स्तर पर कर वसूलने वाले अधिकारी कर्णिक कहलाते थे। इस काल में सिंचाई के लिए रहट एवं अर्घट जैसी चीजें प्रचलित थीं। कुओं पे लगा रहता है ना रहट और अर्घट, यानी कि सिंचाई के लिए जो यूज लेते हैं उसके लिए। स्कंदगुप्त ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का जो है इस टाइम पर पुनरुद्धार भी करवाया था। ये भी आप लिख सकते हैं। स्कंदगुप्त ने इस काल में सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील का सिंचाई से कॉन्सेप्ट जुड़ेगा, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। ये बात कहां पे लिखी हुई है? ये जूनागढ़ अभिलेख में आती है। कहां का साक्ष्य है ये? जूनागढ़ अभिलेख का साक्ष्य है, ठीक है। ये जूनागढ़ अभिलेख का साक्ष्य। तो स्कंदगुप्त में जो काम किया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही अब हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि के अलावा उद्योग पे भी डिपेंड करती है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो था उद्योग व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में बात करें तो कपड़ों का जो उद्योग था वो सबसे प्रमुख उद्योग हुआ करता था। गुप्त काल में कपड़ा उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ। इस बात का उल्लेख अमरकोश में मिलता है। अमरकोश के अनुसार, अमरकोश के अनुसार अगर हम बात करें तो जो गुप्त काल में उद्योग था वो सर्वाधिक विकसित होने वाला उद्योग कौन सा था? वो कपड़ा उद्योग हुआ करता था। इसमें कताई, बुनाई, सिलाई, इसके अलावा हथकरघा आदि का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? ये अमरकोश में मिल जाता है। ये उल्लेख कहां मिलता है आपको? अमरकोश में। कताई, बुनाई, सिलाई, हथकरघा आदि का उल्लेख आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। धागों का भी उल्लेख दिखाई देगा अमरकोश में। कताई, बुनाई, हथकरघा। अब हथकरघा की बात करेंगे तो धागों का भी उल्लेख दिखाई देता है, धागे आदि। इसके अलावा अगर हम बात करें इस काल को लेकर के तो बनारस, यानी बनारस के अलावा एक शब्द और था पुंड्र, जो कि बंगाल के लिए था। बनारस और पुंड्र, पुंड्र यानी बंगाल, यहाँ के दोनों जगह के रेशमी वस्त्र बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे गुप्त काल में।
ये प्रश्न यहां से सीधा सीधा आता है, बनारस एवं पुंड्र। अब पुंड्र जो शब्द है वो बंगाल के लिए आएगा। पुंड्रवर्धन, बंगाल का रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध था। कैसा था? प्रसिद्ध था इस काल। भाई रेशम जो है वो प्रसिद्ध हुआ करती थी। इसके अलावा मथुरा का सूती वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत फेमस हुआ करता था। उद्योग तो इस काल का हो ही गया, कपड़ा उद्योग, लेकिन सूती वस्त्र कहाँ का फेमस था? वो मथुरा का फेमस हुआ करता था। तो अपन इसको लिखेंगे, सूती वस्त्र मथुरा का प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र कहां का प्रसिद्ध हुआ करता था? सूती वस्त्र मथुरा का प्रसिद्ध हुआ करता था, और रेशमी वस्त्र यहां का था। धातु उद्योग भी इस काल में विकसित था। धातु उद्योग भी काफी अच्छा विकसित था। इसका उदाहरण चंद्रगुप्त का महरौली स्तंभ लेख है। धातु उद्योग भी काफी अच्छा विकसित था। इसमें हमें जो एग्जाम्पल्स रखने हैं वो रखने, एक तो महरौली स्तंभ लेख, ठीक है, और एक गुप्तकालीन जो कांस्य मूर्तियां प्राप्त होती हैं, गुप्तकालीन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनमें भगवान शिव की नटराज वाली जो मूर्ति है, ठीक है, वो यहाँ की धातु उद्योग की विशेषता को दर्शाती है, यानी कि मूर्ति कला को भी दर्शाएगी। श्रेणी व्यवस्था इस समय प्रॉपर वे में प्रचलित थी। श्रेणी व्यवस्था के सामाजिक संगठन जब पढ़ रहे थे तो श्रेणी व्यवस्था की बात हो चुकी है। पिछले कल वाले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें चीजें दिखाई देंगी। श्रेणी व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, श्रेणी व्यवस्था, ठीक है, श्रेणी व्यवस्था भी प्रचलित थी। अब ये जो श्रेणियों के संगठन थे, इनके संगठन को निगम कहते थे। क्या कहते थे? निगम कहते थे। श्रेणियों के अपने जो है न्यायालय होते थे, और इस निगम का जो प्रधान होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। इसके प्रधान को क्या कहते थे? इसके प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठी कहते थे। सही चल रहा है भाई दशरथ सिंह जी? कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, श्रेणी क्या थी? जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द आया कि श्रेणी, श्रेणी थी। अब जो श्रेणी को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो श्रेणी का मतलब क्या होता था कि एक ही व्यवसाय को करने वाली जाति, एक ही व्यवसाय को करने वाली जाति, यानी कि एक ही व्यवसाय को जब कोई जाति अपना रही है तो उस जाति के जो व्यापारी हैं, जो एक जैसा व्यवसाय अपना रहे हैं, उन व्यापारियों का जो समूह है वो श्रेणी कहलाता था। करने वाली जाति के व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? ये श्रेणी कहलाता था। और श्रेणी का जो कार्यालय होता था, नहीं, श्रेणी, विभिन्न प्रकार की श्रेणियां मिल गई। मेरी जाति, आपकी जाति, किसी दूसरे की जाति, अलग अलग धंधे कर रहे हैं। इन सभी श्रेणियों का जो संगठन एक बनता था वो निगम कहलाता था। तो निगम का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता था। और एक शब्द और आया निकल के, पूग। क्या आया? पूग। ये क्या था? ये विभिन्न अलग अलग जातियों के व्यापारियों का समूह था। ये क्या था?
विभिन्न अलग अलग व्यापारियों का समूह हुआ करता था, जो विभिन्न जातियां थी उनके अलग अलग जो व्यापारी हुआ करते थे उनका समूह क्या कहलाता था, वो क्या कहलाता था, पूग कहलाता था। और एक ही जाति के समूह जो मतलब एक ही समूह में व्यापार कर रहे हैं, वो संगठन क्या कहलाएगा, वो श्रेणी कहलाता था। तो निगम, श्रेणी, पूग, ये चीज हो गई। एक शब्द और आता है इसमें, श्रेष्ठी, कुलिक, निगम। ठीक है भाई, काफी भारी भरकम शब्द है, श्रेष्ठी, कुलिक, निगम। ये क्या था, श्रेष्ठियों, हस्तशिल्पियों, किन किन का, इसमें देखो श्रेष्ठी, कुलिक, निगम, इसमें श्रेष्ठियों, हस्तशिल्पियों और श्रेणी जो होती थी ना, ये वाली श्रेणी, तो ये तो श्रेष्ठी हो गए, निगम वाले, श्रेणी वाले, और हस्तशिल्प यानी कि पूग जो होते थे, इन श्रेणियों, हस्तशिल्पियों एवं श्रेष्ठियों का जो केंद्रीय निगम होता था, केंद्रीय निगम यानी कि इन सब की भी मिलाकर के एक बड़ी संस्था होती थी, वो एक केंद्रीय निगम होता था। उस केंद्रीय निगम को हम क्या कहते थे, यहां पर श्रेष्ठी कुलिक निगम कहते थे। अब जो नगर के श्रेष्ठी होते थे वो क्या करते थे, बैंकरों और साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। नगर श्रेष्ठी बैंकरों एवं साहूकारों की भांति कार्य करते थे। यानी कि आपको पैसा चाहिए तो पहले बैंक तो थे नहीं, लोन चाहिए, पैसा चाहिए, आप अपना पैसा इन श्रेणियों के पास जमा करा रहे हो तो ये श्रेणी आपको ब्याज भी देंगी। आप अपना पैसा इनके यहाँ जमा करा सकते हो, आपको ब्याज भी मिलेगा। आप फिक्स एफडी करा सकते हो, वो भी मिलेगा आपको, उस पर भी ब्याज मिलेगा। दोगुना होने की व्यवस्था भी थी। और अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इन श्रेणियों से उधार धन भी ले सकते हो, उस पर भी आपको ब्याज देनी पड़ेगी। ठीक है। और ये क्या करते थे, इस तरीके का काम करते थे। कैसा काम करते थे, बैंकरों, साहूकारों के रूप। और इसके अलावा यही जो श्रेणियां होती थी, यह श्रेणियां सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य भी करती थी। ये क्या करती थी, ये सामाजिक उत्तरदायित्व वाले कार्य भी किया करती थी। जैसे मंदिर बनाना, मंदिरों में दिए जलवाना। ठीक है, मंदिरों में दिए जलवाना, पूजा पाठ आदि। इस तरीके काम किया करते, जो सामाजिक उत्तरदायित्व वाले काम होते थे। इस काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था जो थी उसका धीरे धीरे क्या हुआ, पतन हुआ। इस बात का उल्लेख किसने किया है, फायान ने किया है। यानी फायान कहता है कि इस काल में जो मुद्रा की अर्थव्यवस्था थी उसका पतन होता है। क्योंकि आपने देखा होगा गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के तो जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक खोट भी उनके सिक्कों में ही था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों के नहीं थे। तो फायान के अनुसार अगर हम बात करें, फायान के अनुसार इस काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। क्या हो गया, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। और इस बात का उल्लेख कौन करता है, फायान करता है। कौन करता है इस बात का उल्लेख, फायान कहता है। यह कहता है कि सामान्य जो लोग थे वो खरीद या बिक्री में कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। सामान्य लोग खरीद फरोख्त में कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे।
किसका प्रयोग करते थे? कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। दो परिवर्तन है जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी इस काल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन था रोमन साम्राज्य का पतन हो जाना, ठीक है। और दूसरी जो स्थिति थी वो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों को लेकर है। पहला तो पॉइंट आपका आएगा रोमन साम्राज्य का पतन हो जाना। अब आप अगर जस्ट इससे पहले मौर्योत्तर काल का जब वीडियो देखोगे और मौर्योत्तर कालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था या वो चीजें जब हम पढ़ेंगे तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार वाणिज्य बहुत उन्नत दशा में था। उस व्यापार वाणिज्य की बदौलत ही मौर्योत्तर काल के बाद का जो काल गुप्त काल आया वो गुप्त काल स्वर्णिम काल कहलाया था, क्योंकि व्यापार स्ट्रॉन्ग था, पैसा अधिक था। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो इस बात का डायरेक्टली इफेक्ट आया भारत के विदेशी व्यापार पर, ठीक है। और इसके अलावा दक्षिण भारत के 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों का भी पतन हुआ। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों का भी पतन इस काल में हुआ। अब वो 3 प्रसिद्ध बंदरगाह कौन कौन से थे? मुजरिस था, अरिकामेडु था और कावेरीपट्टनम था। एक तो था मुजरिस, एक था अरिकामेडु और एक था कावेरीपट्टनम। भाई साहब, इन 3 बंदरगाहों का पतन हो गया और इसके अलावा रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। ये तीनों ये दोनों ही पॉइंट इस विदेशी व्यापार की दृष्टि से इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन व्यापार के लिए इस काल में कुछ नए बंदरगाह विकसित होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे कि भड़ौच था, एक घंटसाल हुआ करता था। व्यापार के लिए इस काल में नए बंदरगाहों का विकास हुआ। व्यापार के लिए इस काल में क्या हुआ? नए बंदरगाह विकसित हुए, जैसे कि भड़ौच था। भड़ौच जिसे भृगुकच्छ कहते हैं, गुजरात में ही है, भृगुकच्छ कहते हैं, ठीक है। दूसरा था घंटसाल, ठीक है। तीसरा था ताम्रलिप्ति, बंदरगाह। और चौथे नंबर पे इसमें आपका आ जाएगा कल्याण बंदरगाह। तो ये जो स्थितियां थी ये समझ के चलनी है आप लोगों को कि ये नए व्यापारिक बंदरगाह विकसित हुए। पुराने 3 प्रमुख बंदरगाह जहां से पहले से व्यापार वाणिज्य चला आ रहा था, भाई तुमने नई चीजें डेवलप कर ली, सामने वाले को पता थोड़ी है। जब आप धीरे धीरे इन चीजों को लाओगे तब तक युग परिवर्तन हो जाएगा। इधर हर्षवर्धन आ जाएगा और हर्षवर्धन के बाद भारत की स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी, क्योंकि उसी समय अरबी देशों में मुस्लिम धर्म पैदा हो जाएगा। और हर्षवर्धन चूंकि उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसकी सत्ता के बाद यहाँ पर विदेशी आक्रमण और राजपूत काल स्टार्ट हो जाएगा। भारत वापस से खंडवंड स्थितियों में चला जाएगा। व्यापार की बात की है तो हम इसमें एक बार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर थोड़ा सा फोकस और डालेंगे, क्योंकि कई बार इन वस्तुओं की सूची भी आपसे पूछ ली जाती है। तो प्रमुख निर्यातित वस्तुएं इस काल में जो थी वो क्या थी? प्रमुख निर्यातित वस्तुएं इस काल में जो थी वो क्या थी? जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे मसाले थे, जिनमें काली मिर्च सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी।
मसाले थे जिनमें काली मिर्च, ये आपको याद होगा यवन प्रिय कहा गया है इसको, ठीक है, ये मौर्योत्तर काल में इसका नाम पड़ गया था। काली मिर्च सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है भाई, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी। अब आपको बताया इस काल में वस्त्र उद्योग फेमस था, तो सुंदर वस्त्र भी निर्यातित होते थे। ठीक है, यहाँ के वस्त्र को देख करके रोम के जो लोग थे वो इतने लालायित होते थे कि प्लिनी ने रोम का जो सोना इस खरीदारी के लिए भारत आता था उस पर अपना दुख प्रकट किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो लाखों करोड़ों जो है रुपया यहाँ पर रोम बर्बाद करता है। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में इस बात की है। सुगंधित पदार्थ एवं केसर भी यहां से निर्यातित होती थी। और चौथे नंबर पर बहुमूल्य रत्न भी यहां से निर्यातित होते थे। बहुमूल्य रत्न भी यहां से निर्यातित होते। इस समय रोम के साथ भारत का जो व्यापार है वो कैसा हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन चीन के साथ भारत का व्यापार जारी रहा, और चीन के साथ जो व्यापार जारी रहा वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। इस समय भारत एवं चीन के मध्य व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, मुद्रा पर नहीं था, याद रखना। वस्तु विनिमय पर आधारित था, मुद्रा पर आधारित नहीं था। क्यों? रीजंस क्या है कि ना तो भारत से चीन के सिक्के प्राप्त हुए और ना ही चीन से इस काल के भारत का कोई भी अवशेष सिक्के के रूप में प्राप्त होता है। इस बात को लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ना तो चीन से भारत के सिक्के और ना ही भारत से चीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ना तो भारत से चाइना के सिक्के मिले हैं और ना ही चाइना से भारत के सिक्के मिले। तो इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि चाइना के साथ व्यापार तो था लेकिन सिक्के नहीं मिलते। ठीक है, और हम क्या कहेंगे कि फिर ये व्यापार कैसा था, वस्तु विनिमय पर आधारित हुआ करता था। श्रीलंका से इस समय मोती मंगवाए जाते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, इस काल के प्रमुख नगर, अब इस काल के प्रमुख नगर कौन कौन से हुआ करते थे इन पे बात करें तो जैसे भड़ौस था, उज्जैनी था, भड़ौस था, उज्जैनी था, प्रतिष्ठान था, विदिशा था, प्रयाग था, पाटलिपुत्र था, वैशाली था, ताम्रलिप्ति था। तो भड़ौच, उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्रपुर, कौशाम्बी, ये सब क्या थे? मथुरा, अहिछत्रपुर, कौशाम्बी आदि इस काल के प्रमुख नगर हुआ करते थे, जो कि अपने समय में व्यापार वाणिज्य के लिए काफी फेमस हुआ करते थे। अब आप देख सकते हैं कि इतने नगरों की बात हमने की है तो यकीनन ही
आर्थिक जो स्थिति थी वो मजबूत थी, ठीक है, वो मजबूत थी, तभी जाकर के हमने इस काल को स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? स्वर्णिम काल की संज्ञा दी है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। गुप्तों के मामले में लगभग हम इन क्लासेस में आज 1 घंटा 45 मिनट का ये सेशन हो गया है पूरा आपका, लगभग बहुत सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास इसमें बची है, 1 या 2 क्लास और होंगी गुप्तों पर, वो गुप्तकालीन आर्ट एंड कल्चर पर होंगी। वो जो क्लास होंगी आपकी गुप्तकालीन आर्ट एंड कल्चर पर होंगी, और कल की क्लास में मैं इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का, कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। पढ़िए मस्त होकर के। पेपर 1 की क्लासेस आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी और कहीं कोई इश्यू आप लोगों को आने वाला नहीं है। पेपर 1 आराम से तैयार करिए। पेपर 1 को मैं लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पर। अभी हम लोग मैक्सिमम 1 वीक के अंदर ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे। 2 से 3 लोगों की टीम हमने सिलेक्ट कर दी है टीचर्स की, वो ये काम करते रहेंगे। तो फर्स्ट पेपर मजबूत कर लीजिए, नेट निकल जाएगा, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।